आज की खबर बेहद बड़ी है। आखिरकार वो फैसला लगभग तय माना जा रहा है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। भारत अपने फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट के तौर पर किसे चुनेगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने रूस के सू-57 को प्राथमिक विकल्प के तौर पर आगे बढ़ाया है और ये फैसला सीधे तौर पर चीन को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है। यानी ड्रैगन को जवाब देने की तैयारी शुरू है। लेकिन पूरी कहानी क्या है? कितने विमान हैं, कितनी कीमत है, कब तक डिलीवरी और क्या ये डील वाकई फायदे की है? आइए सब कुछ विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले संख्या की बात करें। खबरें कहती हैं कि भारत अभी 150 या 200 विमान खरीदने की जल्दी में नहीं है। फिलहाल लगभग 40 से 60 सू-57 लड़ाकू विमान लेने पर विचार किया जा रहा है। यदि विमानों की डील होती है तो इसकी कुल कीमत करीब 7 अरब डॉलर के आसपास बैठी। अब ये एक अहम बात है। ये विमान फ्लाई अवे कंडीशन में होंगे, यानी सीधे रूस से बनकर आएंगे, भारत में निर्माण नहीं होगा। क्योंकि यदि भारत में निर्माण करना हो तो कम से कम 140 से 150 विमानों का ऑर्डर देना पड़ेगा। तभी रूस के लिए ये उत्पादन लाइन लगाना आर्थिक रूप से संभव होगा। सरल शब्दों में कहें तो भारत इसे फिलहाल एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट की तरह देख रहा है। यानी जब तक हमारा स्वदेशी एमका तैयार नहीं हो जाता तब तक सू-57 अंतर को भरने का काम करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 7 अरब डॉलर में 60 विमान महंगे नहीं पड़ेंगे? अगर आप तुलना करें तो हाल ही में जो राफेल की डील हुई है उसमें प्रति विमान लागत काफ़ी ज़्यादा है। अनुमान लगाएं तो प्रति सू-57 की कीमत लगभग 115 से 120 मिलियन डॉलर के आसपास पड़ सकती है। यानी राफेल की तुलना में काफ़ी सस्ता विकल्प। लेकिन कीमत ही सब कुछ नहीं है। असली चर्चा स्टेल्थ क्षमता की है। कई लोग कहते हैं कि सू-57 पूरी तरह से ट्रुथ स्टेल्थ नहीं है। ये बात कुछ हद तक सही है। फिलहाल इसका इंजन अपग्रेड AL-51 पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं हुआ है। रूस का दावा है कि नए इंजन के साथ इसकी स्टेल्थ और सुपर क्रूज क्षमता बेहतर होगी। अब तुलना चीन से करें। चीन के पास J-20 है, आने वाला J-35 है। लेकिन पश्चिमी विश्लेषकों के मुताबिक उनकी वास्तविक स्टेल्थ क्षमता और इंजन टेक्नोलॉजी अभी भी सवालों के घेरे में है। यानी तकनीकी स्तर पर मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नहीं है। भारत के सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है? कल्पना कीजिए अगर चीन अचानक पाकिस्तान को J-35 देना शुरू कर दे। उस दिन भारतीय वायुसेना के पास कोई भी फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म नहीं होगा और यही वह स्थिति है जिसे भारत टालना चाहता है। इसलिए सू-57 एक इंटरिम शील्ड की तरह देखा जा रहा है। अगले 8 से 10 साल के लिए एक सुरक्षा कवच। उधर भारत अपना एमका प्रोजेक्ट तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। यदि सब कुछ योजना के मुताबिक चलता है तो अगले दशक की शुरुआत में उसका प्रोटोटाइप उड़ान भर सकता है और तब भारत पूरी तरह स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? भारत जल्दबाजी में बहुत बड़ी संख्या नहीं खरीदना चाहता। वह सीमित संख्या में सू-57 लेकर एक रणनीतिक संतुलन बनाना चाहता है ताकि चीन पाकिस्तान की संभावित स्टेल्थ बढ़त को तुरंत काउंटर किया जा सके। लेकिन असली गेम डिलीवरी टाइमलाइन पर निर्भर करेगा। अगर रूस 2028 तक डिलीवरी शुरू कर देता है तो ये सौदा काफ़ी मजबूत माना जाएगा। लेकिन अगर देरी होती है तो फिर सवाल उठेंगे, क्या हमें और विकल्पों पर विचार करना चाहिए था? दोस्तों, आने वाले महीनों में इस डील को लेकर कई अपडेट सामने आएंगे और जैसा हमेशा हम यहाँ सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करेंगे। आपकी राय क्या है? क्या सू-57 सही चुनाव है या भारत को सीधे एमका पर फोकस करना चाहिए? कमेंट में ज़रूर लिखिए और अगर आप चाहते हैं कि भारत की हर डिफेंस और जियोपॉलिटिकल अपडेट आपको सबसे पहले और बेबाक अंदाज में मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।